हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वॉक प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 मिस्टेक्स को। हम सीखने वाले हैं वो 25 मिस्टेक्स के बारे में जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो जिनको अभी थोड़ा टाइम हुआ है सीखने में, वो ऑफ्टन ये मिस्टेक्स कर देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में यू विल बी एबल टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स। सो बिफोर फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मिस्टेक। सो हमारी जो पहली मिस्टेक है वो है यूजिंग डिड विद ए पास्ट वर्ब। तो जैसे ये वाला सेंटेंस देखो आप, डिड यू वेंट देयर। अब एक सेकेंड, हाँ ठीक है, डिड यू वेंट देयर। इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? डिड वेंट देयर। तो इस सेंटेंस में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी डिड लगा है, और डिड लगे रहने के बावजूद भी हमने क्या करा है, वेंट का यूज़ किया है। वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस ऑफ वेंट? गो। सो वेंट इज द सेकंड फॉर्म। तो जब भी डिड का यूज़ होगा, क्योंकि डिड क्या है वो ऑलरेडी बता रहे हैं ना कि समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। तो इफ यू आर यूजिंग डिड, देन व्हाट्स द नीड टू यूज वेंट? So that's why whenever you use did, after did, the verb stays in base form. Base form क्या होती है? First form. ठीक है? तो right sentence, the correct sentence would be did you go there? Did you go there? Okay, examples include did she go there? Did the company file ITR? Okay, now let's move on to the second mistake. Using plural nouns with uncountable nouns. अब जैसे देखो, many informations were shared. इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? जो इन्फॉर्मेशन है ना, ग्रामर ट्रीट्स the noun information as an uncountable noun, meaning it is something that can't be counted, right? Uncountable. Now other examples of uncountable nouns include water, money, creativity, right? Electricity, what else? Energy, राइट। सो ये कुछ एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अनकाउंटेबल नाउंस के। ये वो एग्जाम्पल्स हैं, ये वो नाउंस हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो नाउंस होते हैं उनमें मैनी यूज़ करना गलत होगा। इट मीन्स दैट इट वुड बी रॉन्ग टू से मैनी वाटर, इट वुड बी रॉन्ग टू से मैनी मनी, इट वुड बी रॉन्ग टू से मैनी क्रिएटिविटी, मैनी इलेक्ट्रिसिटी, मैनी एनर्जी। इट वुड बी रॉन्ग टू से दिस। बट क्या यूज़ करें फिर? अगर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं तो आप यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा आपको दिखाना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन बहुत ज़्यादा है, तो आप यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ, जो भी वो नाउन है। लॉट ऑफ, लेट्स से इन्फो वॉज शेयर्ड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी। मैनी मनी ये भी गलत है, यहाँ पर बता दिया। मनी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी मनी भी यहाँ पर यूज़ करना गलत होगा। आप यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन मान लो आपको यूज़ करना है कि आपको ये बोलना है कि जो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये थोड़ी सी है, तो क्या करेंगे? तब आप यूज़ करेंगे सम। तब आप यूज़ करेंगे सम, जैसे सम मनी या फिर सम सम इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है? एनी मैनी वाटर, तो मैनी वाटर भी गलत है। सम वाटर थोड़ा सा दिखाने के लिए, ज़्यादा है तो अ लॉट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, मिक्सिंग प्रेजेंट परफेक्ट विद ए स्पेसिफिक टाइम। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी ये स्ट्रक्चर होगा, आप उसके साथ में एक स्पेसिफिक टाइम यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे येस्टरडे है, येस्टरडे एक स्पेसिफिक टाइम है, मतलब पास्ट में एक एक निर्धारित समय। जैसे येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, in 2022, in the on the afternoon of last month, on the second afternoon of the last month। तो ये जो है, ये इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में एक स्पेसिफिक टाइम यूज़ नहीं करेंगे। अब आप क्या यूज़ कर सकते हैं? तो देखो, आई मेट हिम येस्टरडे। अब अगर आपको स्पेसिफिक टाइम यूज़ करना ही है, देन यू शुड यूज़ पास्ट सिंपल। जो पास्ट सिंपल होता है ना, जिसमें सिंपल सब्जेक्ट के बाद में जो हमारा पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है? पास्ट सिंपल, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई मेट हिम येस्टरडे, ये ठीक है। या फिर अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ कर रहे हो तो आप बोल सकते हो बिफोर, आई मेट हिम बिफोर, मतलब मैं उससे पहले मिला हूँ या मिली हूँ। एग्जैक्ट ये बिफोर स्पेसिफिक टाइम नहीं है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, यूजिंग मोर, बेटर, मोस्ट, बेस्ट। अब एक बात देखो, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव इज समथिंग दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। सो एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके तीन फॉर्म्स होते हैं।
पहला तो जो बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म, दूसरा जो होता है वो कंपैरेटिव फॉर्म होता है, कंपैरेटिव, और जो तीसरा फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। अब कई एडजेक्टिव्स फॉर्म होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके जो कंपैरेटिव और जो सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक वन वर्ड होता है, जैसे गुड, बेटर या फिर बेस्ट। लेकिन कई होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट को यूज़ किया जाता है, जैसे मोर हार्ड वर्किंग या फिर मोस्ट हार्ड वर्किंग। यहाँ पर आपको अ, यहाँ पर मोर और मोस्ट लगेगा। तो कई ऐसी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें मोर लगता है, मोस्ट लगता है, कई ऐसी होती हैं जो वन वर्ड ही होते हैं, उसमें आपको मोर मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज मोर बेटर, तो क्या ये सही है? नो, दिस इज इनकरेक्ट। द करेक्ट वे टू राइट दिस वुड बी दिस इज बेटर। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये बेस्ट स्टूडेंट अपने आप में दिस इज इनफ। यू डोंट हैव टू से शी इज द मोस्ट बेस्ट, ये रिडंडेंसी हो गई, राइट? दिस इज रिडंडेंट, इट्स लाइक दिस इज अननेसेसरी। बेस्ट ऑलरेडी दिखा रहा है दैट शी परफॉर्म्स बेस्ट इन हर क्लास, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। रॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेशन। कई लोग क्या करते हैं, कह देते हैं यू आर कमिंग टुडे, यू लाइक कॉफ़ी। अब देखो, अगर आप कैजुअली कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तब तो ये ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इफ़ यू आर यूजिंग इट in a formal writing, like if you're writing something, let's say if you're writing a letter to an authoritative person, if you're, let's say you're writing a letter to your principal or somebody, then it would be incorrect to write your sentence like this, right? So instead of saying this, you can say are you coming today. So जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स की ज़रूरत होती है, आर, डू, ये आपको यूज़ करने चाहिए, ठीक है? डू यू लाइक कॉफ़ी, आर यू कमिंग टुडे। पास्ट में हो जाएगा तो डिड आ जाएगा, जैसे डिड यू गो देयर। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव आ जाएगा, देन फ्यूचर में होगा तो विल आ जाएगा। ये आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट, सेइंग पास्ड आउट फॉर ग्रेजुएशन। दिस इज अ phrase which is very commonly heard, especially in India, because we often use this to mean that we have, like, our college days are over, right? But इसका मीनिंग क्या होता है? I passed out in 2020, I passed out in 2022। passed out, unconscious। passed out का मीनिंग अगर आप चेक करोगे तो passed out का मीनिंग होता है अनकॉन्शियस होना, यानी बेहोश हो जाना, फेंट। टू फेंट इट मीन्स टू गो अनकॉन्शियस। आई ग्रेजुएटेड इन 2022, अगर आपको ये बोलना ही है कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई है तो आप बोल सकते हो आई ग्रेजुएटेड। तो ग्रेजुएट जो है, दिस इज अ वर्ब। I graduated in 2022, I completed my graduation in 2022, so you can use these two verbs instead of I passed out to mean the completion of your graduation. He did a mistake, he did a mistake, he did a mistake। इसमें प्रॉब्लम क्या है? Mistakes are made, not done. So in grammar we make mistakes, we don't do them, right? So the correct sentences would be he made a mistake, sorry, he made a mistake, and did, usually आप use कर सकते हैं like he did his homework, somebody did their homework, right? Next, I am agree। What's wrong with this sentence? I am agree is wrong because agree जो है वो एक stative verb है। stative verbs क्या होती हैं? stative verbs वो होती हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल नीड। तो इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, इट मेयरली शोज अ स्टेट। फॉर एग्जांपल यू आर, लेट्स से यू अग्री विथ समवन, तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, बट दिस इज योर मेंटल स्टेट वेयर यू आर इन अग्रीमेंट विथ समवन, राइट? ऐसी बहुत सारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? आई अग्री would be the right, would be the correct sentence। he agrees, she agrees, they agree, right? He is good in English, um this is incorrect। why? Because we say good at, not good in। examples include he is good at English, she is quite good at singing, okay? Next, I told to him this is incorrect। why? because tell takes a direct object। ये जो told है इसके बाद में to की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एक direct object आएगा। so the correct sentence would be I told him और she told me। तो told के बाद में एक direct object आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। next, discuss about the problem। now discuss about the problem, this is a problem of redundancy। discuss about, तो जो discuss है
वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लेता है अबाउट को, यानी कि अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग डिस्कस, तो इसके बाद जो नाउन आएगी हमें पता है कि उसी को डिस्कस करना है, यू डोंट हैव टू से अबाउट, राइट? सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी डिस्कस द प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू यूज अबाउट, कोई ज़रूरत नहीं है अबाउट यूज़ करने की। अब अनदर लाइक सम एग्जांपल्स include discuss the issue, discuss the plan, discuss the policy, you know. When I will reach, I will call you. This is also a very common mistake. When I reach, I'll call you. Why is this incorrect? This is incorrect because after when, if, before, after, use present simple, not future. So when I reach, I'll call you. यानी कि जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं तुझे कॉल कर दूंगा। हाँ, क्योंकि हम हिंदी टू इंग्लिश करते हैं ना, इसलिए हमें लगता है कि जब मैं पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर एक फ्यूचर वाली फीलिंग आ रही है, राइट? कि व्हेन आई रीच, बट इन grammar treats this differently. Grammar says that no, whenever you are using when, if, before, after, use present simple. When I reach, I'll call you. When I arrive, you'll tell me everything. Between you and me, between you and I. Now what's wrong with this? जो prepositions होती हैं, जैसे यहाँ पर and जो है वो एक preposition है, आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को, ठीक है? आप देखो प्रोनाउंस कई तरीके के होते हैं ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब आई है, तो आई जो है वो क्या है, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पर हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, जैसे ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम, शी का होता है हर। तो यहाँ पर हमें चाहिए मी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो जब भी ऐसा हो बिटवीन यू एंड आई, तो आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड मी होगा। ओके, शी सेड मी दैट शी वाज लीविंग। Now this is incorrect. Why this is incorrect? Because say doesn't take a direct object. जैसे tell में क्या था, tell takes a direct object, but say doesn't take a direct object. तो say के बाद में me, you don't need that. You can simply say she said that. तो me को हमने हटाया और said के बाद सीधा that. So she said, उसने कहा that she was leaving. या फिर she told. अब देखो told के बाद me आएगा, because हमें पता है जो tell है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, tell takes a direct object. Now he suggested to go there. This is also incorrect because suggest जो है उसको आप उसके बाद आप टू प्लस वर्ब, ये फॉर्म, ये जो इन्फिनेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम यूज नहीं करते. So what are the correct ways to say this? You can either say he suggested going there. अच्छा, ये जो ing वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं जेरेंड, जेरेंड स्ट्रक्चर. इसके ऊपर मैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जेरेंड के ऊपर. He suggested going there. या फिर you can use he suggested that we go there. You can also use this. Next, how many money do you have? Again, I think we've already covered this, but let's look at it again. So how many money do you have? What's wrong with this sentence? Money is unaccountable. That's why we can't use many. We'll have to use much, much. So whenever there's an uncountable noun and you want to show how much or how many of that noun is being used, then you will use, एक second, how much money do you have, right? Sorry, how much money do you have? तो अगर uncountable noun है तो आप यूज करेंगे much. Okay, much unaccountable के साथ में, many countable के साथ में. Now let's move on. I'm living here since 2010. I am living here since 2010. Now what's wrong with this? For और since जहाँ पर भी होगा वहाँ पे आपको perfect tense यूज करना होगा. तो I have been living here since 2010. I have lived here since 2010. अब इन दोनों में बड़ा सिंपल सटल डिफरेंस है. ये वाला मीन करेगा कि शायद अब आप यहाँ पे नहीं रह रहे हो, आप मे बी यू आर मूविंग आउट, मे बी यू आर सेटलिंग समवेयर एल्स, सो दैट्स वाई. और इसमें ये मीन कर रहा है सटली कि you are continuing, like you want to continue living here. Okay, few students came. few students came. अभी few, एक तो few होता है और एक a few होता है. जो few है उसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, यानी बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम. और a few मतलब होता है सम. ये जो है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कॉनोटेशन होती है, यानी कि ये नेगेटिविटी
इम्प्लाई करता है और ये पॉजिटिविटी। तो फ्यू का मतलब होगा नेगेटिव और अ फ्यू का सम। तो अगर आपको बोलना है कि थोड़े तो बच्चे आए थे, थोड़े बच्चे आए थे, मतलब आप पॉजिटिविटी के साथ बोल रहे हो, थोड़े बच्चे आए थे, तो यू विल से अ फ्यू स्टूडेंट्स केम। Okay, I'm not understanding. This is incorrect for the reason that understand is a state verb. जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी पिछले एक मिस्टेक में। अंडरस्टैंड एक स्टेट वर्ब है, एक एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग यूज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव, आई डोंट लाइक। नॉट आई एम नॉट नोइंग, आई एम नॉट बिलीविंग, आई एम नॉट लाइकिंग। नो, आई डोंट लाइक, आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, ब्रिंग दिस टू हर, टेक दिस टू ऑफिस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ब्रिंग है वो यूज़ करोगे जब कोई चीज़ स्पीकर की तरफ, ब्रिंग मतलब लाना, किसी चीज़ को स्पीकर की तरफ लेके आना, और टेक क्या होता है, स्पीकर से दूर ले जाना। तो अगर आप बोल रहे हो कि ब्रिंग दिस टू हर, तो हर क्लियरली इज नॉट यू, हर कोई और है, तो यहाँ पर ब्रिंग नहीं आ सकता, ब्रिंग तो स्पीकर के लिए आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक दिस टू हर। तो आप क्या यूज़ करोगे, टेक दिस टू हर, और ब्रिंग दिस टू द ऑफिस। ऑफिस हो सकता है आप ऑफिस में बैठे हो, तो आप बोल रहे हो ब्रिंग दिस टू द ऑफिस इफ यू आर गोइंग देयर, ठीक है। डू यू नो वेयर इज ही, डू यू नो वेयर इज ही। नाउ व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, डू यू नो वेयर इज ही? सो this is a question, clearly this is a question, but the problem is there are two questions within this question. Do you know, this is a question, क्या तुम्हें पता है, where is he, वो कहाँ है। तो जब इस तरीके का होता है ना, जिसमें दो क्वेश्चन होते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो जो ये दूसरा पार्ट होता है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, डू यू नो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये नाउन है, या आप कह लें कि ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस वाले पार्ट का ये ऑब्जेक्ट है। क्या तुम्हें पता है क्या, ये पूरी चीज़ कि वो कहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल आई नो हिम, तो आई नो जो है वो एक पार्ट हो गया, और मैं जानता हूँ किसे, हिम, वो ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो जब भी ये जो दूसरा पार्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट होगा, वो स्टेटमेंट ऑर्डर फॉलो करेगा। यानी कि आप इसमें ये नहीं बोलेंगे वेयर इज ही, आप बोलेंगे वेयर ही इज। वेयर इज ही नहीं, वेयर ही इज, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी, वेयर ही इज। इसको आप इस तरह एग्जाम्पल और भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे डू यू नो वेयर ही लिव्स, ना कि डू यू नो वेयर डज ही लिव। डू यू नो वेयर ही लिव्स, या फिर डू यू नो व्हाट शी वांट्स। ओके, नेक्स्ट, ऑल्दो विद बट। तो ऑल्दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो और बट दोनों ही कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। जैसे ऑल्दो का हिंदी में मतलब होता है हालांकि, और बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करना गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। क्यों? क्योंकि ऑल्दो का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाना, बट ये ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, सो यू डोंट हैव टू यूज बट, अलग से बट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप बोल सकते हो ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब कि हालांकि वो गरीब है, वह ऑनेस्ट है, वह ईमानदार है, मतलब वह ईमानदार है हालांकि वो गरीब है। या फिर अगर आप ऑल्दो यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसे। मिस यूजिंग डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट ही वॉज टायर्ड ही वर्कड। क्या प्रॉब्लम है इसमें, डिस्पाइट ही वॉज टायर्ड, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ नीड अ नाउन और आईएनजी। हमने क्या कर दिया, डिस्पाइट के बाद में सीधा हमने सब्जेक्ट यूज़ कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। डिस्पाइट के बाद में या तो नाउन आएगी या फिर आईएनजी आएगी। यानी कि डिस्पाइट, अब देखो बीइंग, आईएनजी आ गया, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, यानी कि थके होने के बावजूद ही वर्कड, उसने काम किया। या फिर क्या बोला, या तो आईएनजी होगा या फिर नाउन होगी। तो डिस्पाइट हिज टायर्डनेस ये हो गया नाउन, ही वर्कड, उसने काम किया। नेक्स्ट, wrong use of who, which, that. Now this is also a very common mistake. The person which called me, वो इंसान which called me, तो ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज जब भी who अगर आपको यूज़ करना है तो वो यूज़ होगा लोगों के लिए, और which यूज़ करेंगे आप चीज़ों के लिए। तो पर्सन आएगा, द पर्सन हु कॉल्ड मी, वो व्यक्ति जिसने मेरे को कॉल किया था, तो यू विल यूज़ हु।
द बुक विच आई बॉट, अब बुक है, कोई चीज़ है, तो आप यूज़ करेंगे विच, द बुक विच आई बॉट. नाउ द लास्ट मिस्टेक ऑफ दिस वीडियो इज यूजिंग वेरी वेयर टू इज नीडेड. अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है वेरी और एक होता है टू. लुक जाओ, लेट मी यूज द रेड मार्कर. वेरी, सॉरी, एक होता है वेरी और एक होता है टू. वेरी क्या होता है? वेरी शोज एन इंक्रीज इन डिग्री. एन इंक्रीज इन डिग्री मतलब कि कोई क्वालिटी है उसका बढ़ना, उसको दिखाते हैं वेरी से. जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट है ना, कोई इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट. अब अगर आपको दिखाना है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी उसकी डिग्री बढ़ गई ना, इंटेलिजेंस की जो डिग्री है वो बढ़ गई, तो यू विल से ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है. टू जो है वो क्या दिखाता है? समथिंग इज मोर देन नीडेड और एक्सेप्टेबल, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वहाँ पे टू यूज़ करते हैं. जैसे दिस बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, मतलब ये बॉक्स इतना हैवी है, मतलब ये बॉक्स जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हैवी है, इस वजह से क्या हो सकता है, ये लिफ्ट नहीं हो सकता, उठाया नहीं जा सकता. लेकिन वेरी, वेरी बस ये दिखाता है कि कोई चीज़ की डिग्री क्या है, मतलब कोई चीज़ कितना, उसकी क्वालिटी जो है, जो जो एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है उस नाउन को, वो कौन सा एडजेक्टिव है, यानी कि उसकी डिग्री क्या है, वो कितना, जैसे कितना भारी है, कितना हल्का है, कितना गोरा है, कितना सुंदर है, कितना इंटेलिजेंट है, वो दिखाता है वेरी. तो दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी. तो टू जब यूज़ कर रहे हो तो ये दिखाता है एक नेगेटिव सिचुएशन होती है ये, जिसमें कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा होती है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then do consider subscribing to this channel. And if you have any questions, you can drop your comments. i'll I'll make sure to read them, and I'll meet you in the next video. Until then, bye bye.